ओके दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के काफी पावरफुल कंट्री इजराइल की। अगर आज से 75 साल पीछे हम हिस्ट्री में जाएं तो इजराइल जैसा कोई भी कंट्री इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था। दोस्तों आज क्या हुआ और किस तरह से इजराइल फॉर्म हुआ, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। दोस्तों बिना टाइम पर वेस्ट करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 19वीं सेंचुरी में यहूदियों के पास अपना खुद का कोई भी कंट्री नहीं था। वो लोग यूरोप के अलग अलग इलाकों में स्प्लिट होकर रहते थे। उन्हीं में से एक इंसान था थियोडोर हर्जल, जिसकी पैदाइश 2 मई 1860 हंगरी में हुई थी। दोस्तों थियोडोर हर्जल भी एक नॉर्मल यहूदी था और इसका इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में, लेकिन इसको आर्किटेक्चर में कोई भी जॉब नहीं मिली, इसलिए इसने अपना कैरियर लॉ की तरफ शिफ्ट किया और फाइनली इसको लॉ में प्रेस वर्क में काम मिल गया। और प्रेस वर्क में काम मिलने की वजह से इसका बेनिफिट ये हुआ कि इसको पूरे यूरोप के साथ साथ इस्तांबुल का टूर डे बाय डे मिलता रहता था। लेकिन थियोडोर हर्जल की जिंदगी तब बदली जब ये फ्रांस में था। फ्रांस में एक सोल्जर को जान से मार दिया गया था जर्मनी के लिए स्पाई का काम करने की वजह से, और इसके बाद पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट छिड़ गए यहूदी कौम के लिए। लोग स्लोगन लिखने लगे यहूदी इज इक्वल टू ट्रेटर्स के नाम से, और यहूदी की प्रॉपर्टीज को आग लगाने लगे और बहुत सारे यहूदी मारे गए। लेकिन दोस्तों इस वजह से थियोडोर हर्जल को बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली और उसने सोचा कि हम यहूदियों के पास खुद का कोई भी कंट्री नहीं है, दुनिया हमें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है और हम लोगों का खुद का एक कंट्री होना चाहिए। तो इसलिए उसने एक बुक पब्लिश की स्टेट ऑफ ज्यूज के नाम से। स्टेट ऑफ ज्यूज में उसने यहूदियों के लिए बुक लिखी थी और यहूदियों को इंस्पायर किया कि उनके पास खुद का कंट्री होना चाहिए। और उसने उस बुक में इंडिकेशन दिया फिलिस्तीन की जमीन का। उसने लोगों को एनकरेज किया कि फिलिस्तीन में जाकर के जमीनें खरीदे और वहां पर अपना खुद का एक सेपरेट कंट्री बनाए। तो दोस्तों इसके बाद लोगों ने करा भी इस तरह से, और इस चीज को बूस्ट अप करने के लिए थियोडोर हर्जल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जायोनिज्म के नाम से। जायोनिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गरीब यहूदी थे उनको फंडिंग की और उन लोगों को एनकरेज किया कि किसी भी तरह से वो लोग फिलिस्तीन में जाएं, वहां पर जाकर जमीन खरीदे। और दोस्तों इसके बाद 1881 में हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन देखने के लिए मिली हमें फिलिस्तीन के एरिया में। बहुत सारे ज्यूज जो यूरोप में रह रहे थे सब लोग फिलिस्तीन की तरफ माइग्रेट कर गए। लेकिन उस जमाने में फिलिस्तीन को ऑटोमन एम्पायर रूल करता था और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस चीज को अपोज किया और यहूदियों को फिलिस्तीन में आना बैन कर दिया। और उनको लगा कि ये यूरोप और अमेरिका का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है फिलिस्तीन के एरिया में ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए। तो उन्होंने इस चीज की जड़ जायोनिज्म को पकड़ा और उसके लीडर थियोडोर हर्जल को अपने सामने पेश होने का ऑर्डर दिया। तो 1896 में हर्जल को सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने पेश किया गया। यहाँ पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने हर्जल से कहा कि जितना जल्दी हो सके जायोनिज्म को बंद कर दो और यहूदियों का माइग्रेशन भी अब रुक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हर्जल ने सुल्तान के सामने एक ऑफर रखा और सुल्तान से कहा कि अगर आप फिलिस्तीन का एरिया यहूदियों को दे दें तो बदले में आपको जितना पैसा चाहिए हम सभी यहूदी कंट्रीब्यूशन करके आपको पैसा देंगे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने यहाँ पर साफ मना कर दिया और हर्जल को बहुत ज्यादा बेइज्जत करके महल से निकाल दिया। लेकिन उसके कुछ साल बाद हर्जल फिर आया सुल्तान से मिलने के लिए और अब की बार हर्जल ने बहुत बड़ा ऑफर रखा सुल्तान के सामने। उसने कहा कि जो दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, चाहे वो अपना घर बेचें, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचें, अपने बच्चे बेचें, लेकिन आपको फंडिंग करेंगे और आपके ऊपर जितना भी लोन है वो सारे यहूदी मिल के पे करेंगे। दोस्तों उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर बहुत ज्यादा लोन में था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन था यूरोपियन कंपनीज का और बड़े बड़े एम्पायर्स का। तो हर्जल ने प्रॉमिस किया कि हम सारे यहूदी कंट्रीब्यूशन करके आपके ऊपर जितना भी लोन है सारा लोन पे ऑफ करेंगे, बस आप हमको बदले में फिलिस्तीन का एरिया दे दे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर तुम बदले में मुझे दुनिया की हर चीज भी दे दो तब भी मैं फिलिस्तीन नहीं दूंगा। और उसके बाद हर्जल को फिर से बेइज्जत करके कंप्लीटली इस्तांबुल से भगा दिया गया और यहूदियों का फिलिस्तीन में आना कंप्लीटली बैन कर दिया गया। और हर्जल समझ गया कि जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद जिंदा है तब तक फिलिस्तीन में कोई भी यहूदी स्टेट नहीं बन सकती। और दोस्तों इसके बाद 1904 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हर्जल की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जायोनिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क था वो पूरी तरह से पॉज हो गया। लेकिन दोस्तों 1909 में सुल्तान अब्दुल हमीद को डीथ्रोन कर दिया गया और जायोनिज्म ऑर्गेनाइजेशन को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई फिर से फिलिस्तीन के एरिया को कॉलोनाइज करने की। और यहाँ पर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 ब्रेकआउट हो गया और वर्ल्ड वॉर 1 की अपॉर्चुनिटी मिलते ही बहुत बड़े स्केल पर ज्यूज फिलिस्तीन में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, फ्रांस,
यूएसए और यूरोप के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज लड़ रहे हैं हमारे जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से। तो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट राइवल है ऑटोमन एम्पायर फिलिस्तीन के एरिया में। तो इसीलिए जो ब्रिटिश एम्पायर था वो यहाँ के जो ज्यूज थे, जो फिलिस्तीन में ज्यू सेटल हो चुके हैं, उनसे एग्रीमेंट करता है कि अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने में, तो बदले में जो पूरा फिलिस्तीन का एरिया है वो आपको दे देंगे ज्यूज स्टेट बनाने के लिए। अब यहाँ दोस्तों दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर अपना एजेंडा छोड़ता है अरब में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से। लॉरेंस ऑफ अरेबिया अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बाद हम कभी और करेंगे। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया की वजह से पूरा अरब रेवोल्यूशन कर देता है ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, और यहाँ ब्रिटिश लोग अरब लोगों से भी एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आप हमारा साथ देंगे ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने में, तो हम सीरिया से लेकर के यमन तक का जो एरिया है वो आपको दे देंगे एक सिंगल अरेबियन कंट्री बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये थी पब्लिक के सामने की बात। ब्रिटिश एम्पायर फ्रांस से एक सीक्रेट ट्रीटी करता है जिसके मुताबिक जो भी मिडिल ईस्ट का एरिया है वॉर खत्म होने के बाद फ्रांस और ब्रिटिश वाले लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और साथ साथ ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर ज्यूज लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको फिलिस्तीन का एरिया दिया जाएगा अपना स्टेट बनाने के लिए, और अरब रेवोल्यूशनरीज इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पूरा अरेबियन पेनिनसुला दिया जाएगा अपना कंट्री बनाने के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश लोग एग्रीमेंट करते हैं फ्रांस के साथ, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे मिडिल ईस्ट को आधा आधा बांट लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पूरा फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट रूल में आ जाता है, और ना ही ज्यूज को और ना ही अरब को फिलिस्तीन का एरिया मिलता है। तो इस तरह से ये मसला सॉर्ट आउट होता है। अब सीधा चलते हैं 1930s में। 1930s में जर्मनी में पावर मिलती है एडोल्फ हिटलर को, और एडोल्फ हिटलर पावर मिलने के साथ ही यहूदियों को बहुत बड़े लेवल पर मरवाना शुरू कर देता है। करीब करीब 6 मिलियन यहूदियों का जिनोसाइड करता है हिटलर, जिसकी वजह से यहूदी अपनी जान बचा बचाकर दुनिया के अलग अलग कोनों में भागना शुरू कर देते हैं। जो अमीर यहूदी होते हैं वो तो यूएसए में चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब यहूदी हैं उनको यूएसए तक जाने का पैसा नहीं है उन लोगों के पास, इसीलिए वो लोग फिलिस्तीन की जगह पर माइग्रेट करते हैं। तो जब फिलिस्तीन वो लोग पहुंचते हैं तो ब्रिटिश एम्पायर पहले तो उन्हें आने देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन पर कंप्लीट बैन लगा देता है। तो जो यहूदी बीच में फंस जाते हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग फिलिस्तीन जा नहीं सकते और यूएसए जाने का उनके पास पैसा नहीं है, और अगर वो लोग यूरोप चले गए तो हिटलर उनकी बिरयानी बना देगा। तो इसीलिए वो बहुत बड़े स्केल पर मारे जाते हैं। उनकी ये हालत देखकर जो यहूदी फिलिस्तीन में रह रहे थे उनके अंदर एक मूवमेंट छिड़ जाता है। वो लोग बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम से। ये स्टोरी है 1940s की। इन लोगों का स्लोगन होता है हमें एक एरिया दे दो जहां पर हम अपना कंट्री बना सके। जो फिलिस्तीन के नेटिव्स थे जो बहुत टाइम से खामोश थे, उनके अंदर भी एक मूवमेंट छिड़ जाता है 1940s में। उन लोगों का भी स्लोगन होता है कि ये कंट्री हमारा है, इस पर तुम लोगों ने कब्जा किया है, तो हमारा कंट्री हमें वापस कर दो। तो इसीलिए फिलिस्तीनी नेशनलिस्ट मूवमेंट भी छिड़ जाता है फिलिस्तीन के लोगों में। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर बुरी तरह से मार मारता है ब्रिटिश एम्पायर में, जिस वजह से ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो जाता है। और अब ब्रिटिश एम्पायर इतना कमजोर हो चुका है कि उसके जितने भी एरिया हैं सारे एरिया धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। ब्रिटिश एम्पायर ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि वो फिलिस्तीन को जो है इंडिपेंडेंट कर रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि ये कंट्री दिया किसको जाए, क्योंकि यहाँ पर यहूदी भी बहुत बड़े पॉपुलेशन में रह रहे हैं और यहाँ पे फिलिस्तीन के लोग भी रह रहे हैं। और यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर अपने हाथ खड़े कर लेता है और वो ये जिम्मेदारी देता है यूनाइटेड नेशंस को। यूएन उस जमाने में नया नया बना होता है। उसका स्लोगन था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कोई भी वॉर इस दुनिया में आगे ना हो, तो इसलिए उसको बनाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएन को देने की वजह से यूनाइटेड नेशन 1947 में एक पार्टीशन प्लान करता है, जिसके अकॉर्डिंग 55% एरिया दिया जाता है यहूदियों को और 45% एरिया दिया जाता है फिलिस्तीनी अरब लोगों को। लेकिन ये पार्टीशन जो है बहुत ज्यादा अनइक्वल फॉर्म में होता है, क्योंकि 1.2 मिलियन की पॉपुलेशन होती है फिलिस्तीनी मुसलमानों की और 8 लाख की पॉपुलेशन होती है ज्यूज की, और उन 8 लाख ज्यूज को 55% एरिया दे दिया जाता है। उन 1.2 मिलियन फिलिस्तीनियों को सिर्फ 45% एरिया दिया जाता है। और जेरूसलम जो कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, उसको रखा जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंडर। मतलब कि जेरूसलम किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्ट अंडर में रहेगा, पूरी दुनिया के लिए बराबर वो शहर रहेगा। तो ये पार्टीशन प्लान होता है। यहूदी इस प्लान को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी लोग इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बाकी के अरब कंट्री भी इस प्लान को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फाइनली 1948 में ब्रिटिश एम्पायर इनकी ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, और 1948 में ही ज्यूज लोग अपना खुद का स्टेट बना लेते हैं, जिसका नाम देते हैं वो इजराइल। और इजराइल का फादर ऑफ नेशन कंसिडर किया जाता है थियोडोर हर्जल को। दोस्तों ये थी स्टोरी इजराइल के फॉर्मेशन की। होप है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें टोटल डिस्कशन करेंगे किस तरह से इजराइल ने आगे के एरिया पे भी कब्जा कर लिया और किस तरह से अरब नेशंस ने उसको आइडेंटिटी देने से मना कर दिया। तो उसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, और चैनल पहली बार आए ना सब्सक्राइब मार के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।